बेहिसाब इश्क भाग 4। अब तक हमने पढ़ा है कि गौरी के जहाँ जहाँ दवा लगी वहाँ वहाँ हल्की सी जलन होने लगी थी, जिससे गौरी को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, तभी अचानक से रुद्र ने उसके हाथ से दवा ली और दवा लगाने लगा। अब आगे गौरी ने घूमकर रुद्र की ओर देखा तो वो आंखों पर पट्टी बांधे हल्के से हाथ से दवा लगा रहा था। रुद्र दवा लगाते हुए हल्की हल्की फूंक लगा रहा था ताकि जलन कम हो। गौरी तो बस रुद्र को देखे जा रही थी। कोई आदमी इतना अच्छा भी हो सकता है, ये उसने आज पहली बार देखा था। रुद्र ने गौरी को दवा लगाई और उठकर चला गया। गौरी ने अपने कपड़े ठीक किए और उठकर जाने लगी तो रुद्र उसके आगे आकर खड़ा हो गया। गौरी रुद्र को खाली आंखों से देखने लगी तो रुद्र ने अपना हाथ आगे कर दिया। उस पर 2 गोलियां रखी थी जो गौरी को खानी थी। गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, दवा खिला खिलाकर ही जान लेने का इरादा है क्या? रुद्र कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता था आगे क्या होने वाला है। इसके लिए वो खुद को तैयार कर रहा था। गौरी ने दवा खा ली और आकर बेड पर बैठ गई। तभी उसे घाव से फिर से जलन होने लगी और साथ में खुजली भी होने लगी। गौरी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। बार बार उसका हाथ घाव की ओर जा रहा था। जलन इतनी बढ़ गई कि अब गौरी से रहा नहीं गया तो उसने दवा को हटाना शुरू कर दिया। रुद्र ने तेज आवाज में कहा, हटाओ मत, उसे ठीक हो रहा है, हटाने से घाव नहीं भरेगा। लेकिन गौरी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो अपनी जगह से उठ गई और दवा को हटाने लगी। रुद्र ने गौरी का ध्यान घाव से हटाने की कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रुद्र गौरी के पास आ गया और उसका हाथ पकड़ कर खड़ा हो गया। गौरी की आंखें कभी बंद होती तो कभी खुल जाती। रुद्र ने अब गौरी की आंखों में देखना शुरू कर दिया तो गौरी भी रुद्र की आंखों में देखने लगी। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे। रुद्र का दूसरा हाथ गौरी की कमर की ओर बढ़ गया। उसने जैसे ही गौरी की कमर को पकड़ा, गौरी ने धक्का देकर उसे दूर कर दिया। गौरी लंबी लंबी सांस लेने लगी तो रुद्र ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, लेकिन गौरी ने फिर से उसे धक्का देकर कहा, दूर रहो मुझसे, सब एक जैसे होते हैं। रुद्र गौरी की ओर फिर से बढ़ा तो गौरी ने उंगली दिखाकर कहा, बोला ना, दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे। रुद्र, गौरी मेरी बात तो सुनो। गौरी ने रुद्र को गुस्से से देखकर कहा, गौरी नहीं हूँ मैं, गौरी मत बोलो मुझे, पार्वती, पार्वती नाम है मेरा, गौरी नहीं हूँ मैं। रुद्र समझ गया कि गौरी को दवा का नशा हो गया, लेकिन इस वक्त उसे संभालना भी था। इसीलिए रुद्र ने एक और कोशिश करी गौरी की ओर बढ़ने की, लेकिन गौरी ने दूर हटकर कहा, बोला ना, पास मत आना मेरे, सब एक जैसे होते हैं, मतलबी, झूठे, फरेबी, दुनिया का कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं है, कोई भी। रुद्र अब बुद्ध बने गौरी की बातें सुनने लगा। गौरी की आंखों में एक अनजाना सा दर्द उभर आया था। वो बड़बड़ाने लगी, कोई नहीं है मेरा इस जहां में, मैं किसी की भी नहीं हूँ। गौरी ने फिर से बात बदलते हुए कहा, गौरी नहीं हूँ मैं, पारो हूँ, पारो, कोई नहीं है मेरा, सब मतलबी हैं। गौरी एक कोने में जाकर सिकुड़ कर बैठ गई और यही बोले जा रही थी। रुद्र की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर गौरी से बात कर सके। वो तो बस उसे देखता ही रह गया था। गौरी बोलते बोलते वहीं सो गई। गौरी नशे में न जाने क्या क्या बोलते बोलते एक कोने में जाकर बैठ गई थी और बड़बड़ाते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। रुद्र ने गौरी को उठाया और बेड पर लिटा दिया। रुद्र ने जैसे ही गौरी के ऊपर कंबल डाला, गौरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ वापस आ जाओ मम्मा, प्लीज़ मम्मा। गौरी बंद आंखों से ही ये सब बोले जा रही थी। वो रुद्र का हाथ नहीं छोड़ रही थी तो रुद्र वैसे ही बैठ गया और एकटक गौरी को देखने लगा। गौरी के चेहरे पर बेइंतहा दर्द था जो रुद्र देख सकता था। क्या परेशानी थी ये तो नहीं जानता था, लेकिन ये जानता था कि गौरी दर्द में है। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा। जब गौरी ने उसका हाथ छोड़ दिया तो उठकर एक और जाकर बैठ गया। रुद्र की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने गौरी का वही रवैया घूम रहा था जब गौरी बोल रही थी कि वो गौरी नहीं, वो पार्वती है, पारो है। रुद्र को पता चल गया कि उसका नाम पार्वती है तो उसने खुद से कहा, कल पारो यहाँ रहेगी, कल से सिर्फ पारो बोलूँगा, गौरी नहीं। कुछ देर रुद्र ऐसे ही बैठा रहा, फिर अचानक से उठकर उसी के कमरे में बने एक कमरे की ओर बढ़ गया। रुद्र ने कमरे के बाहर दरवाजे पर पासवर्ड लगाया और अंदर आ गया। अंदर आते ही दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। ये कमरा कुछ हॉल जैसा था जो एकदम खाली था। बस एक बड़ी सी अलमारी रखी थी, बाकी खाली था। रुद्र आगे बढ़ा तो उसके चलने से जूतों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी, लेकिन रुद्र का कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो उसे उन जूतों के टक टक की आवाज़ सुकून दे रही हो। रुद्र अलमारी के पास गया और तेज आवाज़ के साथ उसे खोल दिया। अलमारी एकदम खाली थी। ऊपर एक कोने में कुछ सीडी पड़ी थी और बीच में एक छोटे से बॉक्स में कुछ चमक रहा था। कमरे में लाइट नहीं थी, इसीलिए रुद्र ने फ़ोन की टॉर्च जला दी
जिससे वो चीज़ें चमकने लगी थी। रुद्र कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर जल्दी से उसे उठाकर हथेली पर रखकर उसे देखने लगा। ये कोई ब्रेसलेट था जो हीरे के जैसे चमक रहा था, लेकिन हीरा नहीं था। फिर भी फ़ोन की रोशनी में चमक लाजवाब थी। रुद्र अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए दीवार के पास सटकर बैठ गया। उसने ब्रेसलेट को मुट्ठी में कसते हुए कहा, काश तुम उस दिन आ जाती। क्यों नहीं आई तुम? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? काश काश कि तुम धोखेबाज ना होती। रुद्र काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा और फिर उठकर बाहर आ गया। दो अनजान दिल अपने अपने दर्द से जूझ रहे थे। दोनों ही दर्द में थे और किसी हमदर्द की तलाश में थे, लेकिन फिर भी दोनों ही अपने दर्द को ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दर्द के साथ जीने की आदत जो हो चुकी थी। अगली सुबह गौरी उठी तो उसने रुद्र को सोफे पर ही सोया पाया। रुद्र सिकुड़कर सोफे पर किसी बच्चे की भांति सो रहा था। गौरी रुद्र के पास आई तो उसकी नज़र रुद्र के चेहरे पर जाकर ठहर गई। जब गौरी रुद्र को एकटक देखने लगी थी, तभी रुद्र और ज़्यादा सिकुड़ गया। गौरी ने उसे कंबल ओढ़ा दिया और वापस जाने लगी तो अचानक से रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो रुद्र बैठते हुए बोला, अब कैसी तबीयत है पारो? रुद्र ने पारो शब्द पर जोर देते हुए कहा तो गौरी ने झट से रुद्र की ओर देखकर कहा, आप मुझे पारो क्यों बुला रहे हैं? रुद्र, क्योंकि तुम गौरी नहीं पारो हो ना। रात में तुम्ही ने तो बताया था। अब गौरी अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी कि उसने कब रुद्र को अपने बारे में बता दिया, लेकिन गौरी को कुछ याद नहीं आया। तो रुद्र बोला, अब अपने इस छोटे से दिमाग को तकलीफ मत दो। मैं जान गया हूँ तुम पार्वती हो। मैं तुम्हें इसी नाम से बोलूँगा अब। गौरी नहीं, आप सबके जैसे गौरी ही बोलिए। रुद्र उठकर जाते हुए बोला, बोलना मुझे है, तुम्हें सिर्फ सुनना है। आता हूँ, तब तक तैयार हो जाना, बाहर चलना है आज तुम्हें। बाहर जाने के नाम से गौरी खुश हो गई। हो भी क्यों ना, काफ़ी दिनों से एक कमरे में बैठी थी, अब थोड़ी ठीक थी तो बाहर जाने की खुशी ही कुछ और थी उसके लिए। गौरी तैयार हो गई, तभी रुद्र भी तैयार होकर आ गया और गौरी को चलने के लिए एकदम से रुक गया। तो गौरी बोली, बाहर किसी से ना कहना कि मैं बोल के लिए कहा है। गौरी रुद्र के पीछे पीछे चलते हुए बोली, बात सुनो, सुन सकती हूँ। रुद्र गौरी की ओर बढ़ते हुए बोला, क्यों? गूंगी रहने में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है क्या? गौरी कुछ नहीं बोली तो रुद्र आगे कुछ बोले बिना ही चली गई। गौरी भी बाहर आ गई तो सावनी बाहर उसी का इंतज़ार कर रही थी। गौरी के आते ही सावनी बोल पड़ी, अरे वाह, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। गौरी कुछ नहीं बोली, लेकिन रुद्र चुप नहीं रह पाया। वो बोल पड़ा, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, घाव बाकी हैं, अभी ध्यान रखना, उस पर हाथ मत रख देना। सावनी ने बच्चों के जैसे सिर हिला दिया तो रुद्र आगे चलते हुए बोला, जल्दी करो, अब तुम दोनों, दादी इंतजार कर रही होंगी। गौरी ने पूछना चाहा, लेकिन रुद्र चला गया। गौरी सावनी के साथ चल पड़ी तो सावनी चलते चलते बोली, भाई मुझे तो वो जगह बहुत पसंद है। मतलब क्या मंदिर है, इतना बड़ा और सुंदर कि देखते ही रह जाएं। अब गौरी को समझ आ गया कि वो सब मंदिर जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं ये तो अब भी नहीं जानती थी। गौरी बाहर आ गई तो मंजुला ने उसे देखकर कहा, ठीक हो गई? गौरी ने हाँ में सिर हिलाया तो मंजुला ने उसे रुद्र के पास जाने का इशारा किया और खुद सावनी के साथ दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ गई। गौरी झिझकते हुए रुद्र की गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। रुद्र ने दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने के लिए कहा तो गौरी बिना बैठे ही गाड़ी में झुककर रुद्र से बोली, मैं उस गाड़ी में क्यों नहीं बैठ सकती? रुद्र ने गौरी को घूर कर देखा और बोला, क्या मेरे साथ परेशानी होती है क्या? गौरी ने तपाक से कहा, और नहीं तो क्या, तुम मुझ पर अत्याचार करते हो, हक जमाते हो। रुद्र, बकवास बंद करो और बैठो चुपचाप। गौरी ने मुंह बनाया और बैठ गई, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था। खैर 3 गाड़ियां आगे पीछे चली गईं। रुद्र गौरी एक गाड़ी में, सावनी मंजुला एक में और कुछ लोग तीसरी गाड़ी में। गौरी एकदम शांत बैठी बाहर देख रही थी, जबकि रुद्र का ध्यान न जाने क्यों बार बार गौरी पर ही जा रहा था। गौरी आज कुछ शांत सी नजर आ रही थी उसे, और ये शांति रुद्र को बेचैन किए जा रही थी। गौरी खाली आंखों से पीछे छूटते पेड़ों को देखकर सोच रही थी। एक वक्त था जब वो इन पीछे छूटते पेड़ों को देखकर खिलखिलाती थी, लेकिन आज उसे कुछ भी पसंद नहीं रहा। उसके अंदर की सब ख्वाहिशें, सपने, खुशियां, अरमान सब खत्म हो चुका था। जिंदगी के जिस मुकाम पर उसने
एक ऐसा दर्द झेला है, उसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद आत्महत्या कर लेता। गाड़ी में खामोशी फैली थी तो रुद्र ने कहा, अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? आई मीन तुम पहले कहाँ रहती थी? गौरी ने बाहर देखते हुए ही कहा, कोई घर नहीं है मेरा। रुद्र, अच्छा तो फिर तुम रहती कहाँ थी? गौरी ने खींचते हुए कहा, जहन्नुम में। गौरी के बोलते ही रुद्र भी चुप हो गया। एक बार फिर से गाड़ी में खामोशी छा गई। गौरी अपने ख्यालों में गुम थी, तभी रुद्र ने गाना चला दिया, जिससे गौरी का ध्यान अपने ख्यालों से हटकर गानों पर चला गया। रुद्र ने गाना चलाते ही कहा, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और ये जो गा रही है ये फेवरेट सिंगर है। गौरी ने झट से गाना बंद करके कहा, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ज़्यादा ही सुनने का मन है तो ईयरफोन लगा लो। गौरी ने ऐसे रौब से कहा कि रुद्र तो बस उसे देखता ही रह गया। एक बार फिर गौरी बाहर देखने लगी तो रुद्र बोला, लेकिन मैं बोर हो रहा हूँ पारो, कुछ बात ही कर लो। गौरी, मैंने कहा ना मैं पारो नहीं हूँ। गौरी, बोलो मुझे। रुद्र हल्का सा हंसते हुए बोला, कल रात में तो कह रही थी गौरी नहीं पारो बोलो, अब कह रही हो पारो नहीं गौरी बोलो, चाहती क्या हो तुम? गौरी ने बाहर देखते हुए ही कहा, शांति। रुद्र, लेकिन वो तो यहाँ नहीं आने वाली है, सो तुम मुझसे ही बात कर लो। अब गौरी ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम तो लड़कियों से दूर रहना चाहते हो ना, तो फिर दूर रहो मुझसे, बात मत करो। रुद्र आज गौरी के हर रूप को देखकर हैरान था, लेकिन वो कहाँ पीछे रहने वाला था। रुद्र, हाँ लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ, लेकिन तुम तो लड़की नहीं हो ना। रुद्र के बोलते ही गौरी रुद्र को घूरने लगी तो रुद्र के सामने देखते हुए ही कहा, सही तो कह रहा हूँ, तुम तो एलियन हो ना, तुम्हारा कोई घर भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है तुम आसमान से टपकी हो। गौरी अब रुद्र को घूरने लगी तो रुद्र सामने देखने लगा था, तभी अचानक से रुद्र ने ब्रेक लगा दिया। गौरी रुद्र को देख रही थी, जबकि रुद्र सामने देखकर हैरान था। गौरी की टकरार जारी थी, तभी रुद्र ने अचानक से गाड़ी रोक दी थी। रुद्र के गाड़ी रोकने से गौरी ने सामने देखा तो सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। गौरी ने रुद्र की ओर देखा तो हैरानी से गाड़ी को देख रहा था। रुद्र गाड़ी से उतरते हुए बोला, बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्र धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसने गाड़ी के पास जाकर देखा तो उसके अंदर भी कोई नहीं मिला। अब रुद्र ने इधर उधर देखा तो आसपास ना कोई आदमी था और ना ही कोई हलचल हो रही थी। रुद्र एक बार फिर गाड़ी के पास गया और उस पर झुककर अंदर झांकने लगा। गौरी की नज़र रुद्र पर ही थी, जो गाड़ी में छानबीन कर रहा था। तभी पीछे से एक लड़का आया, उसके हाथ में एक गन थी जो वो रुद्र की ओर किए था। गौरी ने लड़के को आते देख लिया था तो वो गाड़ी से बाहर जाने लगी, लेकिन ये क्या, रुद्र ने गाड़ी को लॉक किया था तो गौरी चाहकर भी बाहर नहीं जा पा रही थी। गौरी ने रुद्र को आवाज़ दी, लेकिन रुद्र को सुनाई नहीं दिया। लड़का रुद्र के बिल्कुल करीब आ गया था, तभी रुद्र सीधे खड़ा हुआ था तो लड़के ने रुद्र के सिर पर गन रख दी। रुद्र जैसे था वैसे ही खड़ा रह गया। रुद्र ने अपने हाथ खड़े कर दिए और वैसे ही खड़ा रहा। गौरी ये सब देखकर बहुत डर गई और ओम नमः शिवाय जपने लगी। गौरी ने आंखें बंद कर ली और जल्दी जल्दी ओम नमः शिवाय बोलने लगी। रुद्र धीरे धीरे लड़के की ओर मुड़ने लगा और मुड़कर देखा। रुद्र ने अपने हाथ नीचे करके कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये सब क्या है? लड़का, ये सब मजाक है, कहकर लड़का हंसने लगा। काफ़ी देर तक जब रुद्र की गाड़ी रुकी रही तो मंजुला भी बाकी सबके साथ वहां आ गई और बोली, रणविजय तू क्या कर रहा है यहाँ? ये लड़का सावनी का भाई और रुद्र के चाचा का लड़का रणविजय सिंह राठौड़ था। रणविजय, अब आपके जन्मदिन पर मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या दादी? मंजुला, अच्छा ठीक है, रास्ते से हट और चल मंदिर चल। रुद्र ने रणविजय को एक नज़र घूर कर देखा और गाड़ी की ओर बढ़ गया तो बाकी सब भी गाड़ियों की ओर बढ़ गए। रुद्र यहाँ आया तो अब भी गौरी वैसे ही जप कर रही थी। रुद्र जैसे ही दरवाज़ा खोला, गौरी ने अपनी आंखों को और भींच लिया और कांपने लगी तो रुद्र बोला, मैं हूँ, कोई दुश्मन नहीं। गौरी ने झट से आंखों को खोलकर एक बार रुद्र को देखा, फिर सामने देखा तो पाया जो गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी वो अब उनके आगे चल दी। रुद्र भी गाड़ी चलाने लगा तो गौरी बोली, कौन था? रुद्र ने सामने देखते हुए ही कहा, सावनी का भाई। गौरी ने झट से कहा, रणविजय। रुद्र को ये सुनकर झटका लगा, वो हैरानी से बोला, तुम जानती हो उसे? गौरी ने सामने देखते हुए बड़ी सरलता से कहा, सावनी ने बताया था एक दिन सबके बारे में। रुद्र, तुम्हारी याददाश्त की दाग देनी पड़ेगी। गौरी
कुछ नहीं बोली तो रुद्र ही बोला, दूर ही रहना उससे, सही नहीं है वो लड़का। गौरी, मैं तो आपसे भी दूर ही रहना चाहती हूँ, लेकिन आप हैं कि। गौरी ने बात अधूरी छोड़ दी तो रुद्र उसे कंप्लीट करते हुए बोला, मैं ही ज़बरदस्ती करता हूँ, है ना। रुद्र ने गौरी की ओर देखा जो अब बाहर देखने लगी थी, तो रुद्र ने सीधे ही कहा, ज़बरदस्ती इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है और वो मेरी वजह से खतरे में पड़ी है। तुमने मुझे बचाया है, इसीलिए मैं मरते दम तक तुम्हारी हिफाजत करूँगा। गौरी ने अब भी रुद्र की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो रुद्र भी शांत हो गया। कुछ देर बाद सब मंदिर पहुँचे। ये बड़ा सा महादेव का मंदिर था, जिसके आसपास घने पेड़, एक बड़ी सी झील थी जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मंदिर की सीढ़ियाँ पर कुछ भिखारी बैठे थे, तो कहीं कहीं प्रसाद के लिए और बाकी सामानों के ठेले लगे थे। सब एक साथ मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। गौरी भी सावनी और मंजुला के साथ साथ चल रही थी। तभी रणविजय की नज़र गौरी पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। रणविजय ने रुद्र से कहा, ये लड़की कौन है ब्रो। रुद्र ने तीखे स्वर में कहा, मेहमान है, मेहमानों की तरह ही पेश आना, ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र ये कहकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से चला गया। रणविजय की नज़र अब भी गौरी पर ही थी। सब महादेव के सामने आकर हाथ जोड़ खड़े हुए थे, तब भी रणविजय गौरी को ही देख रहा था। रुद्र की नज़र भी रणविजय पर ही थी। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। मंजुला ने पूजा करवाई और गौरी को कुछ सामान पकड़ाकर बोली, ले छोरी, तू और रुद्र जाकर भिखारियों में बांट दो। सामान लेकर बोला, लाओ दादी सा, हम दे आते हैं। लेकिन तभी रुद्र ने आगे बढ़कर सामान लेने ही वाला था कि रणविजय बीच में आकर रणविजय के हाथों से सामान लिया और उसे घूरते हुए चला गया। गौरी भी रुद्र के पीछे चली गई। रणविजय जाने लगा तो मंजुला ने कहा, तुम दोनों हमारे साथ आओ, पंडित से कुछ बात करनी है। वो तीनों पंडित की ओर बढ़ गए। गौरी और रुद्र बाहर बैठे भिखारियों के पास आ गए तो रुद्र ने गौरी के आगे सामान करके कहा, तुम अपने हाथों से दे दो, मैं पकड़े हुए हूँ। गौरी ने कोई आनाकानी नहीं करी। वो एक एक करके सब भिखारियों को खाना और कपड़े देने लगी। गौरी ने सबको सामान दिया। अब एक भिखारी बचा था तो गौरी ने उसे सामान देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, भिखारी बोला, पार्वती बिटिया, आप यहाँ कैसे आ गई इतनी दूर। गौरी ने सुनते ही भिखारी की ओर देखा तो उसके हाथ में पकड़ा सामान गिर गया। भिखारी फिर बोला, माफ़ी चाहूँगा बिटिया, आपके सामने ना आने का वादा किया था, लेकिन किस्मत ने मुझे आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। गौरी ने 2 कदम पीछे ले लिया और उल्टे पांव चलते हुए मंदिर की ओर चली गई। रुद्र ने भिखारी को देखा और जल्दी से बोला, आप उसे जानते हैं? कौन है वो? कहाँ से आई है? आप बता सकते हैं उसके बारे में कुछ? रुद्र ने एक साथ कई सवाल कर डाले तो भिखारी बोला, माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकता, बस इतना कहूँगा, कभी उसका साथ मत छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमेशा उसके साथ रहना, बहुत कुछ सहा है उसने। भिखारी ये कहकर बिना कुछ लिए ही वहाँ से चला गया। रुद्र इधर मंदिर में आ गया, लेकिन उसे गौरी दिखाई नहीं दी तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगा। गौरी भागती हुई झील के किनारे आ गई, जहाँ बड़ी सी फर्श थी, उसके बाद छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी। गौरी यहाँ आकर खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। गौरी अपने सिर को पकड़कर नोचने लगी थी, तभी बारिश होने लगी। बारिश भी बहुत जोरों पर थी, मानो बादल भी गौरी का साथ देने लगे थे। गौरी अपने सिर को पकड़कर घुटनों पर बैठ गई और ऊपर देखने लगी। गौरी ने अब अपने नाखूनों से खुद के हाथ पर निशान बना दिए, जिससे वहाँ से खून निकलने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस खून का कोई दर्द नहीं दिखाई दिया। फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वो अपने आंसुओं को बारिश के साथ ही बहाया करती थी। गौरी काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही। रुद्र ने गौरी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली। अब बारिश के साथ साथ जोरों से हवाएं चलने लगी थी, जिससे सभी लोग मंदिर में आकर जमा हो गए। वहाँ सब थे, लेकिन गौरी नहीं थी। तभी रुद्र की नज़र झील के बीचों बीच पड़ी, जहाँ गौरी बैठी थी। तभी रुद्र की नज़र रणविजय पर पड़ी, जो गौरी की ओर ही जा रहा था। रणविजय को देखकर रुद्र का पारा हाई हो गया, तो वो भी उस ओर बढ़ गया। रणविजय गौरी के पास आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गौरी ने जब उसे देखा तो वो खड़ी हो गई और रणविजय को गुस्से से देखने लगी। रणविजय, है तुम्हें भी बारिश पसंद है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है यार, मतलब दिल खुश हो जाता है बारिश में, है ना? रणविजय के बोलने से गौरी
को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके साइड में जाने लगी तो रणविजय ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे गौरी रुक गई। रणविजय जैसे ही मुड़ा, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर जच गया। ये थप्पड़ गौरी ने रणविजय को मारा था। गौरी ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और रणविजय को उंगली दिखाते हुए कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वो बोली नहीं। रणविजय अपने गाल पर हाथ रखे गौरी की लाल और गुस्से भरी आंखों को देख रहा था। रणविजय ने भी गुस्से से कहा, तूने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? रणविजय सिंह राठौर पर? गौरी कुछ नहीं बोली। रणविजय ने गौरी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुद्र ने पकड़ लिया और उसे पीछे धकेलते हुए बोला, रण चला जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझ पर हाथ उठाऊं। दफा हो जा यहाँ से। रणविजय ने एक नज़र गौरी को देखकर कहा, इसका कर्ज तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा लड़की। रणविजय चला गया। गौरी यहाँ झील के ठीक पास आकर सीढ़ियों पर बैठ गई। रुद्र ने अपनी जैकेट उतारकर गौरी के कंधे पर रख दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। गौरी ने रुद्र को भी गुस्से से देखा तो रुद्र ने बिना किसी भाव से कहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, घाव अभी ठीक से भरा नहीं है, ज़्यादा देर पानी से ज़्यादा गहरा हो सकता है। गौरी ने झील की ओर देखा और बोली, उन घावों का क्या जो बचपन से सीने में लगे हैं? गौरी के सवाल से रुद्र चुप हो गया और उससे थोड़ी दूरी बनाकर वहीं बारिश में गौरी के साथ बैठ गया। रुद्र गौरी झील के किनारे झमाझम बारिश में बैठे हुए थे। गौरी ने गुस्से में आकर रणविजय को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन रुद्र के आते ही वो शांत हो गई। रुद्र सामने देखते हुए बोला, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम किस दर्द से गुजरी हो, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। रुद्र की बात का गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो रुद्र भी चुपचाप वहाँ बैठा रहा। जब बारिश रुक गई तो दोनों बिना कुछ बोले वापस महल आ गए। गौरी चुपचाप रुद्र के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। रुद्र ने जल्दी कपड़े बदले और बाहर जाते हुए बोला, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। रुद्र चला गया तो गौरी कपड़े बदलने लगी। रुद्र महल के पिछले हिस्से में आ गया, जहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ फालतू की चीज़ें पड़ी हुई थी। उन्हीं चीज़ों के बीच एक आदमी डरा सहमा सा बैठा हुआ था। ये आदमी वही भिखारी था जो गौरी को पहचानता था। रुद्र उसके पास आकर अकड़ू बैठकर बोला, क्या जानते हो आप उसके बारे में? भिखारी कुछ नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि वो रुद्र को देख भी नहीं रहा था। रुद्र ने आदमी के चेहरे को अपने एक हाथ से ऊपर करके बोला, अगर आप उसके बारे में बता देंगे तो हो सकता है मैं उसकी मदद कर सकूं। अब आदमी ने खाली आंखों से रुद्र को देखकर कहा, मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकता। आप चाहें तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं पार्वती बिटिया के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। रुद्र खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, मत बताइए, लेकिन आज से आप भीख नहीं मांगेंगे, आप महल में रहिए और काम करिए। रुद्र ने एक आदमी को आकर भिखारी को ले जाने का इशारा किया तो भिखारी वहाँ से चला गया। अब रुद्र महल की ओर आ गया, तभी उसे रणविजय मिल गया, जो गुस्से से रुद्र की ओर ही बढ़ रहा था। रणविजय रुद्र के करीब आकर बोला, मुझे उस लड़की से मिलना है अभी के अभी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। तभी रणविजय ने कहा, कब तक बचा कर रखोगे उसे? एक ना एक दिन तो बाहर आएगी ही। रुद्र ने अब भी कुछ नहीं कहा और जाने लगा तो रणविजय पीछे से बोला, मैं उससे थप्पड़ का बदला तो लेकर रहूंगा, कहीं भी छुपा ले उसे। रुद्र ने रुककर एक नज़र रणविजय को देखा और चला गया। रुद्र यहाँ कमरे में आया तब तक गौरी कपड़े बदल चुकी थी और बेड पर बैठी कुछ बुक पढ़ने में लगी थी। रुद्र सीधा गौरी के पास आया और उसकी कलाई पकड़कर बोला, चलो। गौरी ने असमंजस से रुद्र को देखकर कहा, कहाँ? लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं कहा तो गौरी उठकर उसके साथ चल दी। रुद्र गौरी की कलाई पकड़े उस रणविजय के पास ले आया और बोला, ले ले बदला, मैं भी देखूं क्या कर सकता है तू। गौरी ने एक नज़र रुद्र की ओर देखकर रणविजय को देखा, जो उसे ही देख रहा था। रणविजय गौरी की ओर बढ़ने लगा तो गौरी ने 2 कदम पीछे ले लिए, लेकिन रणविजय नहीं रुका। वो ठीक गौरी के सामने आया। कुछ देर उसे देखने के बाद अचानक से अपने घुटनों पर बैठकर बोला, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड? रणविजय के कहते ही गौरी ने हैरानी से रुद्र की ओर देखा तो रुद्र ने रणविजय से कहा, ये बकवास है। रणविजय ने बैठे बैठे ही कहा, ये बकवास नहीं, सच है। तुम्हें क्या लगा मैं सच में कोई ऐसी हरकत करूंगा जो बाकी लड़के थप्पड़ खाने के बाद करते हैं? नो वे, ये मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, तो थप्पड़ खाना तो आम बात है। गौरी ने कुछ नहीं कहा, वो उल्टे पाँव कमरे की ओर बढ़ गई तो रुद्र भी जाने लगा, लेकिन रण ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी बात करवा दे भाई उससे। भाई बोलते ही रुद्र बोला, आई थिंक जिंदगी में पहली बार
तूने मुझे भाई कहा है, लेकिन वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। वो बोल नहीं सकती है, इसीलिए तू उससे जितना दूर रहेगा उतना ही अच्छा होगा तेरे लिए। गौरी यहाँ कमरे में आ गई और फिर से अपनी बुक पढ़ने लगी। रुद्र ने आकर देखा तो हैरान होकर बोला, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? गौरी ने बिना रुद्र को देखे ही कहा, फ़र्क अपनों से पड़ता है, मेरा तो कोई अपना है ही नहीं, तो कैसे फ़र्क पड़ता। अब रुद्र कुछ नहीं बोला। उसने अपने फ़ोन में गाने चला दिए और एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। रुद्र का फ़ोन गौरी के पास बेड पर ही रखा था जिससे उसने गाने चलाए थे। गौरी ने झट से फ़ोन उठाकर गाना बंद कर दिया तो रुद्र ने जल्दी से उसके हाथ से फ़ोन छीनकर फिर से गाना चला दिया। गौरी बंद करती और रुद्र चलाता। आखिर में गौरी ने कुछ नहीं कहा तो रुद्र ने गाने चला दिए और जाकर खड़ा हो गया। गौरी ने अपने कानों पर हाथ रखकर कहा, बंद करो इन्हें, मुझे ये गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। रुद्र ने गौरी को देखे बिना ही कहा, गाने बंद नहीं होंगे, तुम कुछ भी कर लो चाहे। ये सिंगर और ये गाने मेरी हमेशा हेल्प करते हैं। मैं जब भी कहीं फंस जाता हूँ तो ये मुझे राह दिखाते हैं। रुद्र ये बोल ही रहा था कि उसका फ़ोन उसी के पास आकर दीवार से टकराकर टूट गया और गाने बंद हो गए। रुद्र ने गुस्से से गौरी की ओर देखा तो गौरी अपने कानों पर हाथ रखकर ज़मीन में इधर उधर देख रही थी, मानो उन गानों से बहुत तकलीफ़ हो रही हो। रुद्र गौरी की ओर बढ़ा ही था कि गौरी बोल पड़ी, तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? कितनी बार कह चुकी हूँ, मत आओ मेरे सामने, चले जाओ यहाँ सब, यहाँ से क्यों चैन से जीने नहीं देते मुझे। गौरी बोल रही थी तो रुद्र बुत बने उसे सुन रहा था। आज न जाने वो गौरी के कितने रूप देख चुका था। गौरी रुद्र के पास आई और बोली, दरवाज़ा खोलो, मुझे अभी के अभी बाहर जाना है। रुद्र ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया तो गौरी बाहर आ गई और महल से बाहर जाने लगी। रुद्र भी उसके पीछे पीछे ही चला गया। गौरी महल के बाहर आ गई तो रुद्र भी उसके पीछे पीछे आ गया। चलते चलते गौरी एक ऊंचे टीले पर आ गई और बैठ गई। रुद्र गौरी को अकेले नहीं छोड़ सकता था और ना ही उसके पास जा सकता था, क्योंकि वो जानता था इस वक्त गौरी अकेले रहना चाहेगी। इसीलिए रुद्र थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक जब गौरी वापस नहीं आई तो रुद्र चुपके से जाकर उसके पास विपरीत दिशा में मुंह करके बैठ गया। दोनों के चेहरे अलग अलग दिशा में थे। गौरी अब शांत थी तो रुद्र बोला, क्या हुआ है? गौरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने में भी शर्म आती है। मेरा अतीत कुछ ऐसा है जो किसी से शेयर करने के लिए मुझे एक बार तो मरना ही पड़ेगा। रुद्र, यकीन करो, मरने नहीं दूंगा। गौरी, जी भी तो नहीं पाऊंगी। अगर तुमसे शेयर किया तो तुमसे नज़रें तक नहीं मिला पाऊंगी। रुद्र, एक बार बोल कर तो देखो, क्या पता जिस अतीत से इतना डर रही हो वो शेयर करके सुकून पा सको। गौरी, सुकून पाने की तलाश तो बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। रुद्र अब कुछ नहीं बोला तो गौरी भी चुप हो गई। कुछ देर बाद गौरी ने कहा, 6 साल की थी मैं, उस दिन मेरा छठा जन्मदिन था। मेरी मम्मा हमेशा मुझे स्कूल छोड़कर और स्कूल से लेकर आती थी। पापा को मैं कभी पसंद नहीं थी, लेकिन मम्मा की मुझ में जान बसती थी। मेरे लिए मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी। पापा ने मुझे रखा भी इसीलिए क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। शायद उन्हीं की बदौलत थी कि मेरे सिर पर छत थी। उस दिन मम्मा मुझे स्कूल से लेकर घर जा रही थी। मम्मा ड्राइवर नहीं लेकर जाती थी, वो खुद ही ड्राइव करके जाया करती थी। हम लोग आ रहे थे तभी हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और कार खाई में जा गिरी। मम्मा ने चलती कार से मुझे धक्का दे दिया, लेकिन खुद नहीं बच पाई। वो कार सहित गहरी खाई में चली गई थी। मैं सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद के सामने अपने पापा को मुझे नफ़रत से घूरते पाया। पुलिस वाले मेरे चारों ओर घूम रहे थे, मानो मैंने ही कोई गुनाह किया है। सबने मेरे सामने सवालों की झड़ी लगा दी। सवाल भी ऐसे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सवाल थे, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो खाई में कैसे गिरी? तुम बाहर कैसे आ गई? हमें तुम्हारी माँ का कोई सुराग नहीं मिला। मैं इतने सारे सवालों के बीच दबी सी अपने पापा को देख रही थी, जो अब भी मुझे नफ़रत से देख रहे थे। उनकी नफ़रत भरी आंखों से मुझ में एक अनजाना सा डर पैदा हो गया, लेकिन मैं एक कमज़ोर बच्ची क्या कर सकती थी। धीरे धीरे मेरी माँ का केस बंद हो गया, क्योंकि वो तो क्या, उनकी कार तक नहीं मिली पुलिस को। सबने उन्हें मरा ही मान लिया। मैंने भी थक हार कर केस बंद कर दिया और इसी के साथ शुरू हुई मेरी तन्हाई का सफ़र। पापा मुझे रोज़ ताने देते कि मेरी वजह से मेरी माँ की मौत हुई। अगर वो मुझे लेने नहीं जाती तो एक्सीडेंट नहीं होता, ना ही मेरी माँ मरती। मेरा स्कूल बंद हो गया क्योंकि कोई लेने
ले लाने और ले जाने वाला नहीं था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए घर पर ही मुझे टीचर पढ़ाने आने लगा। मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता, क्योंकि अभी तक मैं अपनी माँ के जाने के गम से उबर नहीं पाई थी। माँ को गए अभी 6 महीने ही हुए थे कि पापा एक औरत को हमारे घर लेकर आए और मुझसे कहा कि आज से वो मेरी माँ है, वो मेरी देखभाल करेंगी। लेकिन मुझे तो मेरी ही माँ चाहिए थी। मैंने उनका विरोध किया और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे विरोध करने पर उन्होंने मुझे एक और धकेल दिया और उस औरत के साथ अपने कमरे में चले गए। मैं अकेली बैठी रोती रही। उस वक्त कोई नहीं था मेरे पास, मेरे साथ। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरा सपोर्ट करने के लिए।